गुड मॉर्निंग। मैं संजय राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा मैं आपके लिए बायोलॉजी का जो पेपर लेकर आया हूं CUT के लिए, वो है PCB ग्रुप का, जिसमें अगर हम यहाँ देखें तो ये पेपर जो हमारा आ रहा है ये 27/5/2023 शिफ्ट थर्ड, और पेपर जो हमारा है वो किसका है? बायोलॉजी का। इस बायोलॉजी के PCB ग्रुप के इस थर्ड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी के रिपीटेशन है यहाँ पर। इसका मतलब CUT जो है कुछ शिफ्ट में पेपर को क्या कर रहा है? रिपीट भी कर रहा है। तो PCB के कुछ क्वेश्चंस रिपीट किए हैं उसने, तो यहाँ आपको रिपीटेशन भी नजर आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में रिपीटेशन आएगा, मतलब वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सटिंक्शंस ऑफ स्टिलर्स सी काउ एंड पैसेंजर पिजन इज ड्यू टू। ये हमारा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है क्वेश्चंस। हमने देखा कि बायोडायवर्सिटी के लॉसेस के रीजंस जो है, बायोडायवर्सिटी हानि के जो कारण थे यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल जो कारण हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं 4, टोटल 4 रीजंस है। इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन बींग्स, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन और को एक्सटिंक्शन। इन 4 फैक्टर्स में, चारों कारक में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कारक है वो क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। लेकिन हमको जो एग्जाम्पल दिया है वो स्टिलर सी काउस एंड पैसेंजर पिजन, जो कि ये रिलेटेड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन, मनुष्य द्वारा अति दोहन करना। आवश्यकता से अधिक प्रजाति का उपयोग करते हैं तो वो प्रजाति विलुप्त हो गई है, और विलुप्त हुई प्रजातियां 2 है यहाँ, स्टिलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ये नॉट आ गया फिर, अफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम बाय हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले टोटल 5 फैक्टर्स हैं। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवांशिक विचलन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये तीनों के तीनों जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? डिस्टर्ब। लेकिन रैंडम मेटिंग जेनेटिक या यादृच्छ संगम जो है, रैंडम मेटिंग जो है, ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब यही हमारा क्या है? आंसर। 5 फैक्टर में 3 फैक्टर यहाँ इनने दे दिए हैं, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, माइग्रेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर थे जिसमें से 3 दिए हैं। तो यहाँ नॉट पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? रैंडम मैटिंग। अगला क्वेश्चन, ये हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से सिंपल क्वेश्चन आया, मैच द कॉलम में। होमोलोगस या होमोलॉजी क्या शो करती है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फैलने वाला इवोल्यूशन। एक जगह से क्या करता है? ये किरणों की तरह फैलता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन। एनालॉजी शोस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास, मतलब यहां पर सभी आकर सिमट जाते हैं इस तरीके से। एडाप्टिव रेडिएशन का उदाहरण है हमारे पास डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी शो करता है और साथ ही साथ एडाप्टिव रेडिएशंस भी दर्शाता है। साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और इसी के कारण नई प्रजातियों का क्या हुआ है? उद्विकास। तो यहाँ टोटल हमारे पास ये जो मैच द कॉलम है, इसमें ए का थर्ड पहले ऑप्शन था केवल, सॉरी ए का फोर्थ है, यहाँ ए का फोर्थ, ये 2 ऑप्शन है, ये 2 गलत गए हुए। बी का थर्ड, बी का फर्स्ट नहीं, बी का थर्ड, मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट आएगा। बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, मतलब करेक्ट आंसर आया हमारा सेकंड यहां से। सिंपल क्वेश्चन था ये। इधर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन। साथ साथ इवोल्व होने वाले को इवोल्यूशन का एग्जांपल पूछा इनने। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश जो है ये शो करते हैं कमेंसलिज्म। क्या दर्शाते हैं ये? कमेंसलिज्म। एक को फायदा क्लाउन फिश को,
इसको फायदा है और इसको ना तो फायदा ना नुकसान, सी एनीमोन को। व्हेल और बर्नेकल्स में बर्नेकल्स को फायदा और व्हेल को ना तो फायदा ना नुकसान, दोनों कॉमन सीरीज में शो कर रहे हैं। कुक्कू और क्रो जो है ये ब्रूड पैरासिटिज्म दर्शाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। ब्रूड पैरासिटिज्म एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म है। वेस्प और फिग जो है, अंजीर और ततैया, वेस्प और फिग जो है, यही क्या दर्शाते हैं यहाँ पर, को इवोल्यूशन। ये दोनों ये म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। किसका है ये? म्यूचुअलिज्म का। और म्यूचुअलिज्म में दोनों को क्या होने वाला है? फायदा। वेस्प और फिग दोनों को क्या होने वाला है? फायदा। और यहाँ को इवोल्यूशन का मतलब है कि अगर एक इवॉल्व होता है तो साथ ही साथ दूसरे को भी क्या करना पड़ेगा? इवॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ये साथ साथ रहने वाली प्रजातियां हैं। इनमें अगर एक को प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे पर भी प्रभाव आना जरूरी है। को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, हिंड सेकंड कट्स डीएनए एट पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। हिंड सेकंड जो था वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसके नाइट्रोजनस बेस पेयर है हमारे पास GTPYPU, पायरामिडिन, प्यूरिन, एडेनिन, साइटोसिन। और ये जो है हिंड सेकंड के 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर है। इसका सीधा मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 6 बेस पेयर विशेष इसके यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर है जिसको ये कट करता है। तो ये हिंट सेकंड की बात थी यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये है साइक्लोस्पोरिन ए। ट्राइकोडर्मा फंगस है जिससे क्या ऑब्टेन करते हैं हम, क्या प्राप्त करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। मोनस्कस परप्यूरा से क्या प्राप्त करते हैं? स्टेटिन्स या स्टेटिन्स से स्टेटिन्स प्राप्त करते हैं इससे, ये भी फंगस है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस से इथेनॉल, ये भी फंगस है, इथेनॉल शराब। और एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त करते हैं साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से। तो ये पदार्थ हम प्राप्त करते हैं, इनके आधार पर ये मेज दो कॉलम था यहाँ पर। तो ए का थर्ड दो जगह है, बी का फोर्थ यहां भी है, सी का फर्स्ट यहां नहीं है, सी का फर्स्ट यहां है और डी का सेकंड। मतलब करेक्ट आंसर क्या आया हमारा? डी। यहां से क्या आ गया बेटा? सेकंड करेक्ट आंसर। चलो आगे चले। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड, वही मैच द कॉलम जो सीयूटी का फेमस क्वेश्चन है। यहीं से आगे चले। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने परफॉर्म किया था? ग्रिफिथ ने माइस चूहे पर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। चूहे को क्या दिया था इन्होंने? वहां पर बैक्टीरिया का R स्ट्रेन और S स्ट्रेन देकर एक परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, जिसको क्या नाम दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने किया। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक। रेप्लिकेशन का मतलब है एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाना, निर्माण हो जाना, ये वाटसन एंड क्रिक। लेक ऑपेरॉन कंसेप्ट दिया है जैकब और मोनार्ड ने कि डीएनए कैसे अपने जीन का एक्सप्रेशन करता है, वो किस मॉडल में आता है? लेक ऑपेरॉन मॉडल। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दिया था एलेक जेफरिस ने। डीएनए फिंगरप्रिंट लगाते हैं, किसी भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट कभी भी एक जैसे नहीं आते, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर, और इससे रिलेटेड प्रयोग किया था एलेस जेफरी ने। चलो मैच कर लेते हैं। ए का फर्स्ट, ये भी गया, दोनों सही, दोनों में देखते हैं। बी का हमारा फोर्थ, ये थर्ड आ गया, बी का फोर्थ, मतलब यही हमारा आंसर क्या है? करेक्ट। आगे आपको चेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी चेक करना है आपको। सी का फर्स्ट और डी का क्या आया हमारा? थर्ड, डी का थर्ड।
तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, मैच द कॉलम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स बाइंड्स टू tRNA 8। तो ये हमारा tRNA है, इसमें 5 डेज और ये 3 डेज, और इस 3 डेज एंड पर ही कौन जुड़ता है, अमीनो एसिड। तो tRNA में 3 डेज एंड पर कौन जुड़ेगा, अमीनो एसिड। तो किस साइड पर जुड़ेगा, ये 3 डेज साइड, ये 3 डेज साइड, 5 डेज साइड यहाँ पर, ये एंटीकोडॉन साइड, और ये एंड प्लेट ऑफ tRNA, एंड प्लेस ऑफ tRNA, tRNA की एंड प्लेस मतलब 5 डेज, तो दोनों जगह नहीं, केवल 3 डेज एंड पर जुड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखा। अब हम चलते हैं 10 पर। नॉट इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट एंड नॉन स्टिकी रहेंगे, हल्के रहेंगे और चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हवा में उड़ना है, उनको उड़ने के लिए लाइट वेट होना जरूरी। पसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, इनके स्टेमन क्या रहेंगे, वेल एक्सपोज्ड, तभी तो पोलन ग्रेन आसानी से यहां से हवा के साथ, एयर के साथ ब्लो हो पाएंगे। लार्ज एंड ऑफन फिदर स्टिग्मा, स्टिग्मा होना चाहिए लार्ज और फिदर्स, फिदर्स होंगे तभी जाकर तो इनमें कौन अटक पाएंगे, पोलन ग्रेन्स इनमें अटक जाएंगे, फिल्टर हो जाएगा, छन्नी जैसा छान देगा पोलन ग्रेन को हवा से। often have many ovules in each ovary, many ovules नहीं, 1 or 2 ovules in each ovary, यह स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है, ए बी सी करेक्ट है। कहाँ गया ए और बी, ए एंड सी, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो करेक्ट क्या है, ए बी सी, और हमको बताना है नॉन करेक्ट, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ए की नहीं है, डी, मतलब ये ओनली डी। करेक्ट नहीं ढूंढना, करेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर, एबीसी नहीं है कुछ भी, एबीसी करेक्ट है, अपने को बताना नॉट करेक्ट, तो वो डी है ओनली, नॉट करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेराइन फिश, हिल्सा मेराइन फिश है, रहू कतला फ्रेश वाटर फिश है, सार्डिन्स मेराइन, पॉम्फ्रेट्स मेराइन, तो रहू जो है वो कैसी है, फ्रेश वाटर फिश। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, बहुत सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठकर आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन पेडी फील्ड्स, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोमस करता है, राइजोबियम करता है, एजोस्पाइरलम करता है, ओसिलोटेरिया नहीं करता पेडी फील्ड में, इसलिए ओसिलोटेरिया इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two closely linked gene HbA first, HbA second are associated with alpha thalassemia, किससे रिलेटेड है ये, अल्फा थैलेसेमिया। HHB जो था वो बीटा थैलेसेमिया से रिलेटेड था, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। The parturition induced by complex neuroendocrine mechanism, which of the following hormone is not involved in this process? पार्चुरेशन का मतलब है यूटरस से बच्चे का कहां आ जाना, बाहर, और यूटरस से बच्चे का बाहर जो आ जाना है वो पार्चुरेशन के थ्रू, यहां पर बच्चा जो है वो कहां आता है, बाहर, और उस समय हमारे पास हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, मेलेनिन नहीं, क्योंकि मेलेनिन तो पिगमेंट फॉर्म करता है, कलर लाता है, कलर की वहां कोई जरूरत नहीं। तो तीनों आंसर हमारे, तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन मेलेनिन नॉट करेक्ट, और पूछा उनने क्या है, नॉट करेक्ट, नॉट इन्वॉल्व, इसलिए डी आंसर करेक्ट है। Bamboo species exhibit unusual flowering phenomenon because of its flower only once in their lifetime. Bamboo species बांस में केवल क्या आता है, once, एक बार उसमें फ्लावर आते, फिर फ्लावर कभी नहीं आते, तो once in their lifetime करेक्ट आंसर, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है ये।
प्रोजेस्टा, सर्ट एंड LNG-20R। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज नहीं है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज तो यहां पर कॉपर T है और कॉपर 7 है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। प्रोजेस्टा, सर्ट और LNG-20 क्या है? हार्मोन रिलीजिंग। ये आयोडीज है जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है और फर्टिलाइजेशन को चेक करेगी। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। सिलेक्ट द कंडीशन विच डिकम्पोजिशन डज नॉट टेक्स प्लेस। ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वार्म और मॉइस्ट प्लेस में डिकम्पोजिशन होगा तेजी से। प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजर होंगे तो डिकम्पोजिशन तेजी से होगा। अब्सेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन की रेट स्लो हो जाएगी। अब्सेंस ऑफ डेट्रीवोर्स, अर्थवामनी होगा तो रेट कम हो जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक लिग्निन एंड काइटिन बढ़ेंगे तो डिकम्पोजिशन की रेट स्लो रहेगी लेकिन होगा। डज नॉट टेक्स प्लेस जैसा नहीं होगा। तो यहां आंसर आता है सी और डी। सी और डी कंडीशन में नहीं होगा, मतलब आंसर आ जाता है सी एंड डी ओनली। सॉरी, यहां आंसर आ रहा है हमारा कौन सा? सॉरी, सी और डी दोनों ही ऐसी कंडीशन है जिसमें डिकम्पोजिशन डज नॉट टेक्स प्लेस। सी एंड डी ऑप्शन, सी एंड डी ऑप्शन, डिकम्पोजर और डेट्रीवोर्स के एब्सेंस में। चलो चलते हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन करेक्ट ऑर्डर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वही रिपीट क्वेश्चंस किया है। सबसे पहले क्या होगा? डीएनए फ्रेगमेंट्स वेर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड प्लेट की तरफ वो मूव होंगे। एनोड मतलब पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएनए सेगमेंट्स सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और साइज के अकॉर्डिंग क्या होंगे? वो सेपरेट। स्टेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स विद इथियम ब्रोमाइड एंड देन विजुलाइज देम इन यूवी रेज। यूवी रेज में उनको क्या किया जाएगा? विजुलाइज। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूं कि पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं सेम। तो इसका आंसर आएगा हमारा ACBD। ACBD, ACBD मतलब ए ही आंसर क्या आ गया हमारा? करेक्ट, ACBD। ACBD ये हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following statement false relation to color blindness? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है यहां पर। कलर ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। गलत है यही, ऑटोसोमल नहीं है ये, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव नहीं है, एक्स लिंक्ड। यहां ऑटोसोम की जगह आना चाहिए था एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया यहां पर? रॉन्ग। और रॉन्ग ही उनने क्या किया था? पूछा था। इसका मतलब बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। वो सब स्टेटमेंट भी डिस्कस कर चुका हूं पहले। अगला, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इधर म्यूल जो फॉर्म्ड हुआ है वो किससे? हॉर्स एंड डंकी। हॉर्स और डंकी का जब क्रॉस करवाया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? म्यूल। और ये क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दोनों क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है लेकिन डिफरेंट है, सेम स्पीसीज नहीं है। इनका क्रॉस करवाया तो जो प्रोड्यूस हुआ म्यूल वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इजी है और ये भी रिपीट हुआ है। फॉरेस्ट लैंड वाला है, ग्रासलैंड लैंड वाला है और डेजर्ट भी लैंड वाला है। एस्चुरीज, एस्चुरीज जो है वो एक्वेटिक है, जहां पर समुद्र में नदियां खुलती है, ओपन होती है। कहां पर? समुद्र में। उस जगह पर जहां मीठा और खारा पानी एक साथ मिक्स होता है वो प्लेस कहलाती है एस्चुरीज। और एस्चुरीज जो है वो एक्वेटिक है और यही करेक्ट आंसर है।
Which one of the following human ancestors probably in East African grassland 2 million years ago? 2 million years ago. और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आ चुका है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस है यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वही 2 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में मिला था हमको। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस करेक्ट आंसर है, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं हम। आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके टूल्स देखे थे हमने जिससे इसको किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए, ये तो है टूल्स। लाइगेज जोड़ना है और वेक्टर उस जीन को ले जाने के लिए वेहिकल है, ये भी करेक्ट आंसर है। राइबोसोम की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, राइबोसोम की कोई जरूरत नहीं। पॉलीमरेज एंजाइम की भी क्या है जरूरत। टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टूल है? ABD पहला ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पर? करेक्ट। सी की हमको कोई जरूरत नहीं है। चलो अगला, आइडेंटिफाई द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द फीटस फ्रॉम द फॉलोइंग। फीटस के अंदर का सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, डायग्नोसिस करना है, तो एलिसा से नहीं होगा, विडाल टेस्ट से भी नहीं होगा। एलिसा से तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करते हैं, विडाल टेस्ट से हम टाइफाइड चेक करते हैं। एमनियोसिंथेसिस करेक्ट है, यूरिन एनालिसिस से भी ये काम नहीं होगा। एमनियोसिंथेसिस में एक लॉन्ग नीडल लेकर फीटस से हम फीटस से निकालते हैं यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड, और उस एमनियोटिक फ्लूइड्स में हम बार बॉडीज चेक करके बता सकते हैं कि मेल है कि फीमेल बच्चा। एमनियोसिंथेसिस करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है हमारा वही ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से। म्यूकस लाइनिंग जो है वो कैसा बैरियर बनाएगा? फिजिकल बैरियर, सबसे पहले रोकेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एसिड इन स्टमक क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर करेगा, कि जैसे फूड जाएगा स्टमक में एचसीएल सीक्रेट होकर उनको मार दिया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। न्यूट्रोफिल्स जो है वो यहाँ पर बैरियर है, सेलुलर सेल्स है जिनका नाम है न्यूट्रोफिल्स, ब्लड में WBC ये मारती है। और इंटरफेरॉन्स जो है वो साइटोकाइन बैरियर है जो वायरस को मारेंगे, इंटरफेरॉन्स। तो हमारा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर A का थर्ड, B का फर्स्ट, A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का सेकेंड और D का फोर्थ। D आंसर हमारा क्या आया है? करेक्ट। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ यहाँ पर। व्हीट की वैरायटी है हिमगिरी, एक से पता चल जाएगा, A का सेकंड यहाँ कहीं भी नहीं दिया है। व्हीट की वैरायटी क्या है? हिमगिरी। कॉलीफ्लावर की वैरायटी क्या है? पूसा सुब्रा। ब्रेसिका की वैरायटी क्या है यहाँ पर? फोर्थ, मतलब पूसा स्वर्णिम। और चिली की वैरायटी है पूसा सदाबहार। ये भी आंसर हमारा क्या आ गया? करेक्ट। उसने बहुत बढ़िया हिंट दे दी कि एक ही ऐसा ऑप्शन दिया जिसमें क्या रखा उसने? हिमगिरी। तो व्हीट की वैरायटी हिमगिरी है, हम अच्छी तरह जानते हैं। बाकी वैरायटी में कंफ्यूजन भी हो सकता है, पर उसने कोई कंफ्यूजन रखा ही नहीं क्वेश्चन में। एंडोस्पर्म इज अब्सेंट इन द सीड ऑफ, तो मोनोकाट सीड में एंडोस्पर्म क्या होगा? अब्सेंट। सॉरी, डाइकोट सीड में, जो भी डाइकोट सीड है उनमें एंडोस्पर्म क्या होगा? अब्सेंट। डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म क्या होगा? अब्सेंट। क्यों अब्सेंट होगा? क्योंकि उनमें वो काम करेगा कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स में फूड का स्टोरेज होगा, किसमें? डाइकोट। तो डाइकोट के जो सीड है वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और मोनोकाट के सीड कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो अब्सेंट इन सीड, एंडोस्पर्म अब्सेंट होगा तो वो डाइकोट में होगा। देखते हैं, व्हीट मोनोकाट एंडोस्पर्मिक सीड है, मेज एंडोस्पर्मिक सीड है,
केस्टर डाइकोट है लेकिन फिर भी इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शनल केस है। और पी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें एंडोस्पर्म पूछा है अब्सेंट, एंडोस्पर्म यहाँ पर क्या है अब्सेंट, किसमें, पी में। बाकी सब में एंडोस्पर्म क्या है प्रेजेंट। तो आंसर आएगा हमारा पी, डी ऑप्शन। करेक्टिव मेथड टू यूज ट्रीट एडीए डिसीज इन डिफिशियंसी डिसीज इन ह्यूमन। एडीए डिफिशियंसी जो है वो जीन थेरेपी वाला ये टॉपिक है हमारा। और इस एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी से इम्यूनिटी हमारी होती है डिक्रीज। इम्यूनिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो अगर इसको करेक्ट करना है हमारे पास तो जीन थेरेपी सही है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड रिप्लेसमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी कर सकते हैं। हमारे पास जीन थेरेपी परमानेंट मेथड है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट टेम्परेरी मेथड है। तो यूज टू ट्रीट डिसीज, क्यूरेटिव। करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन ABD, ABD यही करेक्ट आंसर हमारा। यूज केवल इसमें नॉट नहीं बताना था, यही। तो करेक्ट आंसर क्या आया हमारा ABD, सी नहीं है यहाँ, तो ये आंसर क्या आ गया करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 जो ट्राइसोमी है उसमें एक ही डिसीज है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम, ऑटोसोमल डिसीज। क्लिनफेल्टर्स, टर्नर और ये भी ऑटोसोमल है, और ये दोनों यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है सभी के सभी, लेकिन यहाँ पर ये ऑटोसोमल डिसीज है और ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज है। डाउन सिंड्रोम भी ऑटोसोम है लेकिन कितने पर है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर डाउन सिंड्रोम। फेमस क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप HIV इन्फेक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। HIV का इन्फेक्शन वाला क्वेश्चन हम ये पहले भी देख चुके हैं, रिपीट हो गया है। तो सबसे पहले यहां पर वायरस इन्फेक्ट्स मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज को वायरस क्या करेगा, इन्फेक्ट। ये वायरस क्या करेगा, मैक्रोफेज को इन्फेक्ट्स। फिर उसके बाद वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में वायरस RNA इंट्रोड्यूस होगा, जाएगा अंदर। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो वायरल DNA बनाएगा RNA ट्रांसक्रिप्ट करके। देन वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, होस्ट जीनोम के साथ जुड़ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप वायरल RNA प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। तो हमारा सीक्वेंस आया BDC और A, मतलब हमारा करेक्ट आंसर आएगा C हमारा क्या आ गया है करेक्ट आंसर। इसका सीक्वेंसिंग पहले भी देख चुके हैं इसलिए इसको ज्यादा और डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन को मैं। इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रोड वायर प्रोड्यूस कोरोना। ये वायरस नहीं है, कोरोना है। दैट रिलीजेस टू मेक डस्ट पार्टिकल गेट एग्रीगेटेड टुवर्ड्स कलेक्टिंग प्लेट्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इसका भी आंसर हम देख चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। कोरोना जो प्रोड्यूस कर रहा है वो चार्ज कौन सा आ रहा है, उस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और वही डस्ट पार्टिकल से अटैच होकर प्लेट के साथ, पॉजिटिव प्लेट के साथ क्या हो जाता है, अटैच। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आगे के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपको अंकित भार्गव सर डिस्कस करवाएंगे। ठीक है बेटा, और फिर अगला पेपर लेके फिर आगे आऊंगा मैं। थैंक यू सभी को। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का जो लगातार प्रोग्राम चल रहा है, उसी प्रोग्राम में आगे हम एक PCB ग्रुप का पेपर आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस मेरे पूर्व वक्ता श्री संजय राजपूत सर ने आपको बताए हैं, और अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। जैसा कि हमारे सामने
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय संरक्षित जैव विविधता संरक्षण का एक उदाहरण है? मतलब अंग्रेजी में अगर देखें हम तो अंग्रेजी में हमें क्या कहा है? अंग्रेजी में हमें कहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन मेथड। जो बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन मेथड है उसका यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल बताना है, जिसकी अगर हम बात को समझें तो यहाँ पर हमको कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे हमको बोला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्योर्ड ग्रोव्स और बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो ये डायरेक्टली जो नेचुरल फॉरेस्ट है जिनको हमने पवित्र वन कहा था, ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से कम्युनिटी प्रोटेक्टेड जो बायोडाइवर्सिटी है जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए साबित होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर GESE का फुल फॉर्म बताना है कि GESE होता क्या है। GESE के अगर हम बात को समझें तो GESE के पूरे नाम के बारे में अगर देखें तो बिल्कुल क्लियरली हमारी NCERT में इसका नाम दिया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूविंग काउंसिल। GESE का पूरा नाम क्या दिया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूविंग काउंसिल मीन्स GEANC। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हमको बोला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से रिलेटेड है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात को समझें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो जो ओजोन डिप्लेशन है, सभी को पता ही है, सबसे बेसिक बात है ना, कि ओजोन डिप्लेशन से कौन रिलेटेड है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। विडोल टेस्ट इज रिलेटेड टू। विडोल टेस्ट की अगर हम बात को समझें तो विडोल टेस्ट के बारे में हमसे बात कही गई है कि विडोल टेस्ट किससे संबंधित है। तो विडोल टेस्ट की अगर बात को समझें तो अपने को सभी को पता है, कॉमन सी बात है, विडोल टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है दोस्तों? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर हमको एक मेज द कॉलम दिया है और मतलब किस तरीके का यहां पर रिलेशनशिप रहने वाला है ना, होस्ट और पैरासाइट के बीच में उन दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा और उनके इस रिलेशनशिप को क्या नाम दिया जाएगा उसकी हम बात करेंगे। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात को समझें तो हमको बोला है कि भैया इधर जो बात कही है कि एक प्रजाति जो है उसको लाभ हो रहा है और दूसरी को हानि। मतलब बोला है वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर हार्म्ड। मतलब यहां पर होस्ट और पैरासाइट दोनों की अगर बात करें तो एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है? नुकसान। तो यहाँ पर इस तरीके की अगर हम बात को समझे तो इस तरीके के कार्यक्रम को हम क्या बोल देते हैं? तो इस तरीके के कार्यक्रम को हम बोलते हैं परजीविता या पैरासिटिज्म। परजीविता या पैरासिटिज्म हम सभी जानते हैं कि जो परजीवी होस्ट के ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली जब क्या है कि अपने होस्ट से फूड मटेरियल तो ले रहा है, उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को मतलब होस्ट को अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? परजीविता। दूसरी बात बोली है वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर नेदर हार्म्ड और नॉट बेनिफिटेड। मतलब एक प्रजाति को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी को ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। तो इस तरीके के जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सहभोजिता। क्या बोलते हैं दोस्तों? सहभोजिता। देन अगली बात बोली हमको बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड। मतलब दोनों जो है होस्ट और पैरासाइट दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। यहाँ पर इनके अगर बात को समझे तो इस तरीके के कार्यक्रम को हम क्या बोलते हैं? तो इस तरीके के कार्यक्रम को हम बोलते हैं सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। अगली बात बोली है हमको वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर रिमेन्स
अनअफेक्टेड, मतलब एक प्रजाति को तो क्या हो रही है हानि, लेकिन दूसरी प्रजाति को इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। और इस तरीके की अगर बात को समझे तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो इसको हम बोलते हैं एमेनलिज्म या अंतर जातीय परजीविता। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पर मैच द कॉलम दिए हैं, हमको कुछ बैक्टीरिया के नाम बताने हैं और वो किस तरीके की प्रोसेस से रिलेट करते हैं उस बात को भी बताना है। जैसे हमको दिया है यहाँ पर कर्ड। कर्ड की अगर हम बात को समझे तो सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चे बच्चे को पता है कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें कौन सा बैक्टीरिया काम करने वाला है, तो लैक्टोबैसिलस। कौन काम करने वाला है, लैक्टोबैसिलस कर्ड से रिलेटेड होगा। अगली बात अगर हम देखें तो अगली बात में अपने को क्या बात कही गई है, हमको बोला है ब्यूटायरिक एसिड। जो ब्यूटायरिक एसिड है, इस ब्यूटायरिक एसिड के अगर हम बात को समझे तो वो किससे रिलेट होगा, तो ब्यूटायरिक एसिड के बारे में हमको यहाँ पर इन बैक्टीरिया में से देखना है कि ब्यूटायरिक एसिड किससे रिलेट करेगा। तो ब्यूटायरिक एसिड की अगर हम बात करें तो किससे रिलेट करने वाला है, हम मैच द कॉलम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको बोला है कि जो ब्यूटायरिक एसिड है वो किससे रिलेट करने वाला है, तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम इससे रिलेट करने वाला है। दूसरी बात अगर हम देखें तो थर्ड जो ऑप्शन है स्विस चीज जो है ये किससे रिलेट करने वाला है, तो स्विस चीज जो है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमेकाई, मतलब सी हम इसको कंसीडर करने वाले हैं। देन बोला है क्लोट ब्लस्टर थक्का स्फोटक। थक्का स्फोटक जीव किसको कहेंगे, तो बस एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है, कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं क्लोट ब्लस्टर बैक्टीरिया। डन। अगली बात अगर हम देखें हमको बोला है निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन की इकाई नहीं है, विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम किसको कंसीडर नहीं करेंगे वो बात हो रही है यहाँ पर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम बल्ब का यूज बिल्कुल 100% करेंगे, रनर्स का यूज 100% करेंगे, ट्यूबर्स का यूज हम बिल्कुल 100% करेंगे। देन अगर हम इनके अगर बात करें तो बल्ब हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर में जो ग्लेडियोलस होता है, कौन होता है, ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका हम यूज करते हैं। रनर्स का यूज अगर देखें हम तो रनर्स का यूज हम किस में देखते हैं, किसके प्रोपोगेशन में, तो जो स्ट्रॉबेरी होती है स्ट्रॉबेरी में हम यूज करेंगे। देन अगली बात करें हम ट्यूबर का तो हमारे पास जो ट्यूबरोज होती है, कौन होती है, ट्यूबरोज, या फिर हम बात करें पोटैटो, तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनका हम यूज ट्यूबर्स का यूज करेंगे प्रोपोगेशन में। लेकिन कभी भी हम वेजिटेटिव यूज रिप्रोडक्शन में किसका यूज नहीं करेंगे, सीड का। अगर हम सीड का यूज कर लिए तो सीड का यूज कर लिया मतलब हम कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक। अगली बात अगर देखें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बोला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी की पूर्व जांच के लिए आणविक निदान की विधि नहीं है। तो जो RNAi है इसके लिए अगर हम बात को समझें तो आणविक निदान की विधि कभी भी हम RNAi को कंसीडर नहीं करेंगे। अगली बात देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है मेसेल्सन और स्टाल के प्रयोग के निम्नलिखित घटनाओं को उनके होने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमको ये बात बतानी है कि यहाँ पर जो मिसेल्सन और स्टार्क ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होने वाला है। अब इनके जो एक्सपेरिमेंट था उसका करेक्ट सीक्वेंस अगर देखें हम तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात को समझे तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर बात कही गई है कि ई कोलाई को सबसे पहले तो इन्होंने क्या है कि अमोनियम क्लोराइड के मीडिया में ग्रो कराया है, मतलब इसको हम फर्स्ट देंगे सी को। देन अगली बात अगर हम देखें फिर इस मीडिया को उसने क्या किया है तो उन्होंने क्या किया था जो भारी DNA वाला ई कोलाई था
उसको NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड के मीडिया में उसको ट्रांसफर किया, मतलब B को हम यहाँ पर सेकेंड मार्क करने वाले हैं। देन अगली बात अगर देखें तो फिर क्या किया इन्होंने, तो फिर इन्होंने DNA के संवर्धन से निष्कासित करने के 20 मिनट बाद जो यहाँ पर नाइट्रोजन के समस्थानिक थे माध्यम के अंदर ट्रांसफर किए, जिसके कारण यहाँ पर असंकरित घनत्व वाला DNA इनको मिला। मतलब ये हमारे पास जो A रहेगा थर्ड ऑप्शन रहेगा, देन जो D रहेगा हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन रहेगा। मतलब इसका करेक्ट सीक्वेंस अगर देखें तो करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या आने वाला है, तो C, B, A और D। डन। अगली बात अगर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात को समझें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट अपने को यहाँ पर बताना है। अब करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात को देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट में अपने को क्या बात बोली है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो हमको बोला है कि ये इट इज कंपोज्ड ऑफ हेड, थोरेक्स एंड नेक एंड टेल। यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अगर बात को समझे तो हेड, थोरेक्स, नेक और टेल इन 4 पार्ट में ये डिवाइडेड नहीं होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फिर हमको बोला है द नेक रीजन कंटेन्स अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक में इसके कभी भी अपने को ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेंगे। देन अगली बात बोली है द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। बिल्कुल करेक्ट से यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो टेल होती है ना बेटा, उस टेल को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस एनर्जी की अगर बात को समझे तो वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। देन अगली बात बोली द टेल फैसिलिएट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। पुच्छ शुक्राणु की गति में सहायता करती है जो निषेचन के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही बात है। इनकी जो मोटिलिटी होगी, मोटिलिटी मतलब इनका जो मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट कहीं ना कहीं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मूवमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा इनकी मोटिलिटी के लिए। और इनकी जितनी ज्यादा मोटिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की रेट उतनी ज्यादा मतलब आइडियल मानी जाती है ना। और वही बात कही गई है जो कि हमारे लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास जो होगा वो कौन होगा, ऑप्शन सी, जिसमें हमको बोला है C and D ओनली। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले तो हमको बोला है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, हमको बोला है यदि एक व्यक्ति अनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है जो इस रोग के उपचार हेतु चिकित्सा व्यवस्था में जीन चिकित्सा व्यवस्था है, मतलब इस रोग के निदान के लिए केवल जो ट्रीटमेंट है केवल वो क्या है, जीन थेरेपी ही है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। मतलब यहां पर डायरेक्टली अगर हम बात को समझे तो जीन की थेरेपी मतलब जीन के डायरेक्टली ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोसेस की बात हो रही है, जिसको अगर हम समझे तो क्वेश्चंस के फॉर्म में हमको दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है हमें, एडीए एंजाइम की क्रियाशीलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो यहां पर अगर हम बात को समझें तो ये जो एडीए एंजाइम है इसकी क्रियाशीलता के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाने का काम करता है, वो करता है इम्यून सिस्टम। कौन करेगा बेटा, इम्यून सिस्टम। देन अगली बात अगर हम देखें, एडीए की कमी का स्थायी उपचार। अगर किसी को एडीए नाम की डिजीज हो गई है तो इस डिजीज का अगर हम एक परमानेंट ट्रीटमेंट देखें तो परमानेंट ट्रीटमेंट इसका केवल और केवल क्या है, तो जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अलावा इसका कोई भी उपचार पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें तो हमको बोली है बात जीन थेरेपी मेथड इन्वॉल्व, कि जो जीन चिकित्सा है इस जीन चिकित्सा विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जीन चिकित्सा विधि की अगर बात को समझें हम तो जीन चिकित्सा विधि में हम निष्क्रिय जीन के स्थान पर भ्रूण में सक्रिय जीन का प्रवेश जो है इस बात को क्या है, सम्मिलित नहीं करते हैं। डन। अगली बात अगर हम देखें
44 क्वेश्चन में क्या बोली है, एडीएहीनता का कारण है, मतलब एडीए डेफिशिएंसी इज कॉज्ड ड्यू टू, मतलब यहां पर अगर हम बात को समझें तो ये जो एडीए डिजीज है, इस एडीए डिजीज के होने का कारण क्या है, तो इस कारण की अगर बात को समझें तो कारण क्या है, एड्रीनोसिन डीअमाइनेज के लिए जीन का हटना या उसका वियोजन हो जाना, मतलब यहां पर ये एड्रीनोजिन हमारे पास डीअमाइनेज एंजाइम है, इसके कारण से कहीं ना कहीं ये डिजीज हो रही है। अगली बात देखें 45 क्वेश्चन में क्या बात बोली है, सर्वप्रथम जीन चिकित्सा कब हुई थी और किस में हुई थी। तो यहां पर अगर हम बात को समझें तो इस क्वेश्चन में अपने को किस वर्ष में हुई थी और किस में हुई थी उसकी बात बताना है। तो यहां पर हमको बोला गया है कि भाई साहब ये सन 1990 में हुई थी और एक 4 वर्षीय लड़की के शरीर में, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट या इसका ट्रीटमेंट सबसे पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ दिया गया है, हमको बोला है शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रखरखाव किया जाता है और यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो कि एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का आहार है तथा औषधियों की देसी प्रणाली मतलब आयुर्वेदिक उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है और मधुमक्खियां मोम भी उत्पन्न करती है जिसका कांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है और शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। यह उद्योग चाहे लघु अथवा वृहद पैमाने पर क्यों ना हो, एक आयजनक व्यवसाय बन चुका है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। मधुमक्खी की बहुत सी प्रजातियां होती है जिन्हें पाला जा सकता है और मधुमक्खी के छत्तों को किसी के घर के आंगन तथा बरामदों की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं मतलब इसको अगर हमें कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों का पालन करना हो, आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ हनी बी, तो इस आर्टिफिशियल रियरिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहते हैं। इसको कभी कभी एक और नाम से जानते हैं जो है बी कीपिंग, और किस नाम से जानते हैं, बी कीपिंग, बी कीपिंग नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है। तो मधुमक्खी के पालन के लिए श्रब्स अगर होगी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। फ्रूट ऑर्चर्ड्स होंगे तो भी चलेगा। बैरन लैंड्स मतलब बंजर भूमि, बंजर भूमियों में इनका रखरखाव कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। कल्टीवेटेड क्रॉप मतलब यहाँ पर लहलहाती फसलें होगी तो भी अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर अगर हम बैरन लैंड की बात करें तो ये बैरन लैंड जो है, बंजर भूमि जो है, ये इनके लिए कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं होती है। अगली बात करें, मधुमक्खी किसानों की सहायता करती है। तो मधुमक्खी पीड़कनाशी मुक्त पौधों का भ्रमण करती है, बिल्कुल गलत बात है। फसल की पैदावार में कमी करती, बिल्कुल गलत बात है। फसलों में परागण करवाती, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात को समझे ना बेटा, तो जो ऑनियन की क्रॉप है, उस ऑनियन की क्रॉप में लगभग 90% तक पोलिनेशन का जो काम है वो कौन कराती है, हनी बी। और भी बाकी क्रॉप्स में भी हनी बी पोलिनेशन से रिलेटेड जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो बिल्कुल बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं, है ना। अगली बात अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर एक हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है। हमको बोला है उन कारणों की पहचान कीजिए जिनके कारण मधुमक्खी पालक अपने घर के बगीचे में मधुमक्खी पालन से पर्याप्त शहद प्राप्त नहीं हुआ। मतलब कोई फार्मर है जिसने अपने किचन गार्डन में बी कीपिंग या एपीकल्चर किया है लेकिन उसको हनी का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं मिला है। उसकी अगर बात को समझें तो क्या ऐसी कंडीशन अप्लाई हुई, इसके बगीचे में रासायनिक पीड़कनाशियों का प्रयोग किया गया था, क्या ये कंडीशन हो सकती है। या अगली बात बोली है उसके बगीचे में पर्याप्त पुष्प नहीं थे, बिल्कुल ये कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके बगीचे में फ्लावरिंग ही नहीं है प्रॉपर,
तो ये बात हो सकती है। लेकिन आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करो, कुछ भी करो, यहां पर हनी बी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए क्या होने वाली है? फ्लावर्स। थर्ड स्टेटमेंट हमको दिया है उसके बगीचे में औषधीय पौधे नहीं उगाए गए थे, इससे भी कोई मधुमक्खी को मतलब नहीं है। फिर बोला है उसके प्रांगण में बरामदा नहीं था। तो यहां पर अगर स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले हैं? तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए और बी है, ऑप्शन ए और बी, इन ऑप्शन ए और बी की अगर बात करें तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहां पर करेक्ट साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर भाई साहब ने ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज किया है, वैसे तो अगर देखा जाए तो हनी बी को इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपने एक लिमिटेशन से ज्यादा अमाउंट में अगर स्प्रे किया है तो उसकी स्मेल वगैरह से हो सकता है हनी बी वहां पर एंटर नहीं कर पाई हो उस फील्ड में। तो एक कारण ये भी हो सकता है, और दूसरा कारण ये है कि आपने ज्यादा अगर वहां पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अगर कर दिया होगा तो आपके फील्ड में ज्यादा प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं हुई होगी। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो क्या बोला है? मधुमक्खी पालन के उन कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। अब यहां पर हमको कुछ ऐसे स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं जो कि करेक्ट नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात को समझें तो बोला है मधुमक्खी पालन एक बहुत पुराना कुटीर उद्योग है, सही बात है। फिर हमको बात बोली है मधुमक्खी पालन एक श्रम आधारित क्रिया है, बिल्कुल ये सही बात नहीं है। हनी बी के अगर रियरिंग करना है तो हमको ज्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। अगली बात हम बोले शहद की कम मांग होती है, बिल्कुल गलत बात है, शहद की मार्केट में बहुत डिमांड है। अगला स्टेटमेंट है हमारे पास मधुमक्खी पालन से मोम भी पैदा होता है, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर बात को समझें तो जब भी हम बी कीपिंग करेंगे तो हनी बी का दो प्रोडक्ट होते हैं। हनी बी जो है हमारे पास, हनी बी के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है वैक्स और दूसरा होता है हनी। यहां पर इन दोनों प्रोडक्ट की अगर बात करें तो जो वैक्स होता है, इस वैक्स को रियल प्रोडक्ट में कंसीडर किया जाता है, जबकि जो हनी है ये क्या होता है? ये कलेक्टेड नेक्टर होता है फ्रॉम फ्लावर्स। ये फ्लावर्स जो है बेटा, उन फ्लावर्स से कलेक्टेड नेक्टर होता है। मतलब हनी क्या है? तो फ्लावर्स से जाकर के हनी बी ने नेक्टर कलेक्ट किया है। उस नेक्टर की अगर बात की जाए तो उसी को यहां पर क्या कंसीडर किया है? हनी। जबकि वैक्स की अगर बात करें तो हनी बी का जो 2 to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, उस 2 to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट की अगर हम बात को समझें तो यहीं से हनी क्या सिक्रेट करती है? वैक्स। किसका सिक्रेशन करती है? वैक्स का सिक्रेशन करती है, और इसी वैक्स को हम रियल प्रोडक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। डन, थैंक यू।